वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम माथी मरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक अनजान आदमी किसी लड़की को बड़ी बेरहमी से मारता है और फिर इस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके उसको एक पैकेट में डालता है। अब ये आदमी इस पैकेट को ले जाकर एक नदी में फेंक देता है, जहाँ मछलियाँ इस मरी हुई लड़की के टुकड़ों को खाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हमें एक आदमी कुएं के पास अकेला बैठा दिखाई देता है और इस आदमी का नाम नेदू मरण होता है। वो हमें अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी और मैं बोना ही रह गया। इसी कारण सबने मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, पर मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। और अब वो आगे रोते हुए बोलता है, पर अभी जो मेरी जिंदगी में दर्दनाक घटना घटी है उसकी वजह से मैं टूट गया हूँ और अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। इसके बाद नेदू मरण उसी कुएं के अंदर कूदकर खुशी करने लगता है, पर जब वो मरने ही वाला होता है तभी उसे अपनी बहन की याद आ जाती है और वो किसी तरह कुएं के ऊपर आ जाता है। खैर यही सीन चेंज होता है। अब अगले सीन में नेदू मरण अपनी बहन के दोस्त के पास जाता है और उसे मारने पीटने लगता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी बहन का नाम मदी है। खैर इधर नेदू मरण मदी की दोस्त को लाठी से बहुत मारता है और बोलता है, मेरी बहन कहाँ है बता दो, जिससे हमें पता चलता है कि मदी की लोकेशन उसकी दोस्त को पता है। अब मारपीट करने के बाद भी मदी की दोस्त नेदू मरण को उसकी लोकेशन नहीं बताती और उसे कहती है, तू चाहे जितना मुझे मार ले, मैं मदी का एड्रेस तुझे नहीं बताऊंगी। खैर इसके बाद नेदू मरण मदी की दोस्त के आगे हाथ जोड़ने लगता है और उससे कहता है, प्लीज मेरी बहन का एड्रेस मुझे बता दो। इसके बाद मदी की दोस्त नेदू मरण को मदी के बारे में बताती है कि वो चेन्नई में है और ये सुनते ही मदी का भाई तुरंत चेन्नई के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में नेदू मरण को एक ऑटो वाला दिखाई देता है जो न्यूज़पेपर पढ़ता है और इसी पेपर में न्यूज होती है कि किसी मछुआरे को किसी तालाब में मछली मिली और उस मछली के अंदर एक सोने की रिंग मिली है। खैर इधर नेदू मरण ऑटो वाले को पुलिस स्टेशन ड्रॉप करने के लिए कहता है और पुलिस स्टेशन आ जाता है। इधर दूसरी तरफ पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अपार्टमेंट में किसी लड़के की हत्या कर दी गई है। अब ये सुनते ही पुलिस का एक आदमी सुदर्शन अपनी टीम को लेकर उस अपार्टमेंट में जाता है और यहाँ आते ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि इस शहर में इसी तरह और भी लड़कियों की हत्या करी गई है। और इतना ही नहीं, पर मर्डरर इतना चालाक है कि उसने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा। खैर इतने में ही यहाँ पर कमिश्नर आता है और वो सुदर्शन पर चिल्लाने लगता है। अब वो सुदर्शन को डांटते हुए कहता है कि शहर में इतनी सारी लड़कियों की बेरहमी से हत्या हो रही है, मर्डरर पहले उनके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है, फिर उन्हें मार रहा है और तुम अभी तक कुछ क्लू नहीं ढूंढ पाए। इस पर सुदर्शन बोलता है, सर हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन करी पर हमें कुछ नहीं मिला। अब कमिश्नर सुदर्शन को थोड़ा और डांट कर वहाँ से चला जाता है। खैर इधर कमिश्नर की डांट से सुदर्शन गुस्से में आ जाता है और वो सारा का सारा गुस्सा जाकर वॉचमैन पर निकाल देता है। वो वॉचमैन से बहुत रूडली पूछता है, बताओ तुम्हें इस मर्डर के बारे में क्या पता है। इस पर वॉचमैन गुस्से में चिढ़ते हुए सुदर्शन को जवाब देता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर इधर दूसरे सीन में हम नेदू मरण को पुलिस स्टेशन में बैठा देखते हैं। खैर इधर नेदू मरण अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी बहन मदी उसकी जुड़वा बहन है और इनके पिता एक पोस्टमैन है जो अपनी नौकरी से बेहद प्यार करते हैं। अब एक दिन नेदू मरण के पिताजी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि मदी की हाइट तो बढ़ रही है लेकिन उनके बेटे की हाइट नहीं बढ़ रही, और इसी कारण वो नेदू मरण को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अब यह डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनके बेटे को ड्वार्फिज्म है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ हार्मोन्स रुक गए हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर नेदू मरण के पिताजी को ये भी बोलता है कि आप मदी और अपने बेटे को अलग रखो, क्योंकि जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो मदी की हाइट देखकर दुखी होगा। इस पर नेदू मरण के पिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे मेरी दो आँख हैं, एक आँख के बिना मेरा क्या होगा। खैर ये बोलने के बाद वो अपने बेटे को लेकर घर चले जाते हैं। अब घर आकर वो मदी से बोलते हैं, बेटा तुम हमेशा अपने भाई का ध्यान रखना। और इसी में नेदू मरण अपने पिताजी को बोलता है, मैं भी मदी को मरते दम तक कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमें नेदू मरण के बारे में उसके पीछे की कहानी पता चलती है कि हर रोज क्लास में नेदू मरण के दोस्त उसका हाइट को लेकर मजाक उड़ाते हैं, पर उसकी सिर्फ हाइट ही छोटी है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है
जिसके चलते हर पेपर में वो मदी से ज्यादा नंबर लाता है। अब एक दिन जब मदी और उसका भाई स्कूल से वापस जा रहे होते हैं तो कुछ लड़के मदी के भाई को तंग करने वहाँ आ जाते हैं, लेकिन मदी उन सबको बहुत तगड़ा सबक सिखाती है। इसी के चलते मदी उन लड़कों को नेदुमरन के हाथ से मरवाती है। इसी तरह हमें पता चलता है कि दोनों भाई बहन हर चीज में एक दूसरे को लेकर बहुत सपोर्टिव हैं और इसी तरह इनकी स्कूलिंग खत्म हो जाती है। खैर, स्कूल के बाद नेदुमरन को अपने पिता की तरह पोस्टमैन बनना था और इसी के चलते दोनों भाई बहन को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हालांकि ये दोनों सेम बस से कॉलेज जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि कॉलेज के पहले ही दिन नेदुमरन को उसके क्लासमेट्स बोना बोलकर चिढ़ाने लगते हैं और उसकी हाइट का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब ये सब प्रभा नाम की लड़की देख रही होती है और उसे नेदुमरन के लिए बुरा लगता है और इसी के चलते क्लास खत्म होने के बाद वो नेदुमरन से मिलने जाती है और अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस करती है। प्रभा को देखकर नेदुमरन को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे कहता है कि मेरे पापा, माँ और बहन के अलावा सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझसे नॉर्मली बात करी है, बाकी सब लोग तो सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। खैर, इन दोनों में कुछ बातचीत होती है और इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम नेदुमरन के पिताजी को देखते हैं जो अपनी बेटी मदी के लिए एक फोन लाते हैं, पर मदी की माँ इस बात से खुश नहीं होती और वो अपने पति को बोलती है कि लड़की को इस उम्र में फोन नहीं देना चाहिए। पर मदी के पिताजी इस बात को नहीं मानते और मदी को फोन गिफ्ट कर देते हैं। इधर टीवी में न्यूज चलती है कि एमएलए की किसी ने मारकर हत्या कर दी है और इसी के चलते सारे कॉलेजेस और स्कूल हंगामा के डर से बंद कर दिए जाते हैं। अब हमें ये बात पता चलती है कि नेदुमरन इस एमएलए को जानता था क्योंकि उसके पिताजी इस एमएलए के घर पर लेटर्स पोस्ट करने जाया करते थे। खैर, इधर पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और नेदुमरन भी दूसरी तरफ ठान लेता है कि वो एमएलए के मर्डर केस की अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन करेगा और सबूत इकट्ठा करेगा। इसी के चलते उसे एमएलए केस के लिए कुछ सबूत मिलते हैं। इधर स्टार्टिंग में जो कमिश्नर दिखाया गया था वो एमएलए के घर पर कुछ पूछताछ करने जाता है और नेदुमरन भी वही होता है। अब नेदुमरन अपने सारे प्रूफ्स कमिश्नर को दिखाता है और इसी के चलते कमिश्नर को बताता है कि सर, मुझे एमएलए के एरिया के इलेक्ट्रिशियन पर शक हुआ और इसी वजह से मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मैंने चोरी छुपे इलेक्ट्रिशियन की कॉल रिकॉर्डिंग्स और बैंक अकाउंट भी चेक किया, जिसके चलते मुझे ये बात पता चली कि इलेक्ट्रिशियन ने बैंक से एक लोन लिया था जो वो 5 साल से नहीं चुका रहा था, लेकिन रिसेंटली उसने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया था। ये देखकर मुझे और शक होने लगा। मैं और गहरी जांच करने लगा और इसी दौरान मुझे इलेक्ट्रिशियन के कुछ बड़े राज पता चले। मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिशियन एमएलए की पार्टी के एक मेंबर के साथ मिला है जिसने एमएलए के पीए के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने इलेक्ट्रिशियन को पैसे देकर एक फिक्स टाइम पर पावर बंद करने के लिए बोला और इसी पावर कट की वजह से एक साजिश रची गई थी जिसमें एमएलए को मार दिया गया। असल में उनका प्लान ये था कि अगर एमएलए मर जाएगा तो अगला एमएलए वही बंदा बनेगा जो एमएलए की पार्टी का मेंबर है। अब नेदुमरन सारे सबूत लेकर कमिश्नर को दे देता है और उस केस से जुड़े सारे लोगों के नाम बता देता है। इसी के चलते कमिश्नर सबूत देखकर हैरान हो जाता है। अब ये सीन यहीं कट होता है। खैर, इधर अगले दिन टीवी चैनल्स पर नेदुमरन का नाम छा जाता है। हर जगह ये खबर चल रही होती है कि उसने एमएलए के मर्डर केस की गुत्थियां सुलझाने में पुलिस की मदद की है। ये देखकर उसके गांव के लोग और कॉलेज के क्लासमेट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं और इतना ही नहीं, जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब वो लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। इसी दौरान नेदुमरन को प्रभा से प्यार होने लगता है और प्रभा भी उससे प्यार करती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। इधर एक दिन नेदुमरन अपनी बहन मदी को प्रभा से मिलवाता है और दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अब एक दिन प्रभा की दोस्त उससे पूछती है, तुम नेदुमरन से कैसे प्यार कर बैठी? तुमने कभी उसकी हाइट देखी है? इस पर प्रभा मुस्कुराकर बोलती है, मैंने उसकी हाइट देखकर उसे प्यार नहीं किया, उसका दिल साफ है। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि वो मुझे प्रपोज करे ताकि मैं हाँ बोल दूँ। इसी दौरान नेदुमरन प्रभा को प्रपोज करने की कोशिश करता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। अब एक दिन वो प्रपोज करने के लिए प्रभा के पास फिर से जाता है लेकिन वो घबरा जाता है
और डर के मारे घर वापस चला आता है। इधर जब नेदुमरन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी है। उसके माँ बाप रो रहे होते हैं। वो घबराकर अपने पिता से पूछता है, क्या हुआ, सब रो क्यों रहे हैं? उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी बहन मदी अपने प्रोफेसर के साथ भाग गई है। ये सुनकर नेदुमरन के होश उड़ जाते हैं। उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। इसी दौरान उसकी माँ बोलती है, सुबह हमें पता चला कि मदी प्रेग्नेंट है। देखो, हमने कितने प्यार से पाल पोस के उसे बड़ा किया, लेकिन उसने क्या किया, हमें धोखा दे दिया। ये बातें सुनकर नेदुमरन टूट जाता है, लेकिन जैसे तैसे अपने माँ बाप को संभालता है। इधर रात को उसके माँ बाप इस बात से इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वो खुशी करने की कोशिश करते हैं। नेदुमरन जब बाहर से वापस घर आता है तो देखता है कि उसके माँ बाप ने फांसी लगा ली है। वो तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी छोटी हाइट की वजह से रस्सी नहीं काट पाता। उसके माँ बाप उसके सामने ही जान दे देते हैं। ये सब देखकर नेदुमरन अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। अपने माँ बाप के दुख में वो भी खुदकुशी करने का फैसला करता है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। इधर नेदुमरन पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का वेट कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि यह ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि प्रभा है। पर ट्विस्ट की बात यह है कि प्रभा उससे मिलने नहीं आती, क्योंकि कॉलेज के दिनों में नेदुमरन ने कभी उससे दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की थी। अब खैर, थोड़ी देर बाद नेदुमरन प्रभा के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। नेदुमरन प्रभा को अपने माँ बाप के बारे में बताकर उसे सारी सिचुएशन समझाता है। इसके बाद वो बोलता है, मेरी बहन चेन्नई में है और उसके पति का नाम चंदन है, जो कि एक प्रोफेसर है। क्या तुम मुझे उसके पति का एड्रेस पता करके बता सकती हो प्लीज? तब प्रभा अपने एक आदमी को फोन लगाती है और चंदन के घर का एड्रेस बता देती है। अब नेदुमरन तुरंत अपनी बहन मदी के घर पहुंचता है। जैसे ही मदी गेट खोलती है, वो नेदुमरन को देखकर हैरान रह जाती है। उसका भाई, जो इतने दिनों से गायब था, अचानक सामने खड़ा था। नेदुमरन को देखते ही मदी इमोशनल हो जाती है, लेकिन नेदुमरन उससे गुस्से में बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप को खो दिया है। ये सुन के मदी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एक बच्चे की आवाज आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा मदी का बेटा है। और ये देखकर नेदुमरन का गुस्सा थोड़ा सा पिघल जाता है। अब बच्चे को देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। खैर, तभी मदी का पति चंदन घर आता है, लेकिन नेदुमरन उससे बात नहीं करता। अब चंदन किसी तरह नेदुमरन से बात करने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था। जब मदी ने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, हम दोनों डर गए और चेन्नई भाग आए। इस पर नेदुमरन चंदन को डांट लगाते हुए कहता है कि कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देते, मैं माँ पापा को समझा देता। लेकिन अभी नेदुमरन अपने बहन और जीजा को माफ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। खैर, अगले सीन में हमें पता चलता है कि मदी के पड़ोस में एक लड़की गायब हो गई है, जो कुछ दिन बाद शादी करने वाली थी। उसके माँ बाप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता। वहीं मदी के घर में एक खुशी का मोमेंट आता है। नेदुमरन अपनी बहन को बताता है कि उसकी पोस्टमैन वाली नौकरी लग गई है और उसे 10 दिन बाद ज्वाइन करना है। अब अगले सीन में नेदुमरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और प्रभा से मिलता है, लेकिन वहां एक और पुलिस ऑफिसर सुदर्शन, जो शुरू में दिखाया गया था, नेदुमरन का मजाक उड़ाने लगता है। गुस्से में नेदुमरन उसको एक मुक्का दे देता है। तभी प्रभा आकर सिचुएशन हैंडल करती है और नेदुमरन को समझाकर वहां से ले जाती है। अब ये दोनों एक खाली जगह जाकर अपने कॉलेज डेज की बातें करते हैं। इसके बाद कहानी मदी के घर वापस शिफ्ट होती है। मदी पूजा का प्रसाद लेके पड़ोसी के घर जाती है, पर वहाँ के लोग उससे अच्छे से बात नहीं करते, क्योंकि उनकी बेटी गायब है और वो लोग दुखी हैं। उदास होकर मदी घर लौट आती है और तब उसकी नौकरानी उसे बताती है कि उनकी लड़की गायब है और कुछ दिनों में उसकी शादी भी थी। कॉलोनी में लोग कह रहे हैं कि वो किसी के साथ भाग गई। ये बात सुनते ही नेदुमरन डर जाता है, क्योंकि उसे अपने माँ बाप की याद आ जाती है। उसके माँ बाप ने मदी के भाग जाने के बाद खुशी कर ली थी। उसके मन में डर होता है कि इस लड़की के माँ बाप भी कहीं ऐसा न कर बैठे। अब नेदुमरन तुरंत भागते हुए उस लड़की के घर जाता है और खिड़की से देखता है कि दोनों पति पत्नी खुशी कर रहे होते हैं। वो तुरंत जैसे तैसे घर के अंदर घुसता है
और किसी तरह दोनों की जान बचा लेता है। इसके बाद वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी बेटी को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। इधर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। नेदुमरन प्रभा से केस की सारी डिटेल्स ले लेता है और दोनों मिलकर उस लड़की की फ्रेंड के घर जाते हैं जहां वो लड़की लास्ट टाइम देखी गई थी। वहां नेदुमरन अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करता है। वो उस घर के आसपास सोचता है कि लड़की कहां से आई होगी, किसने देखा होगा और कौन मिला होगा। तभी एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है जो हर रात कॉलोनी के पास से गुजरता है। नेदुमरन उस आदमी से पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा या कुछ अजीब नोटिस किया है। आइस वाला बोलता है, हाँ, एक नीली कार वाला बंदा एक लड़की को जबरदस्ती कार में ले जा रहा था, लेकिन वो कार का नंबर याद नहीं कर पाता। तभी प्रभा बताती है कि एक अपार्टमेंट में एक लड़की का मर्डर हुआ था और उस मर्डर के दिन लोगों ने वैसी ही एक ब्लू कार देखी थी। नेदुमरन को लगता है कि दोनों केसेस कनेक्टेड हैं, इसलिए वो प्रभा से मर्डर केस की पूरी डिटेल्स मांगता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। अब कुछ सबूत लेकर नेदुमरन पुलिस स्टेशन जाता है और सुदर्शन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुदर्शन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता, बल्कि उसे जलील कर देता है। फिर भी नेदुमरन उसे कहता है कि वो उस अपार्टमेंट के वॉचमैन से बात करना चाहता है जहां मर्डर हुआ था। इस पर सुदर्शन उसे कहता है कि वो पहले ही उस वॉचमैन से पूछताछ कर चुका है। फिर भी प्रभा के साथ नेदुमरन वॉचमैन के पास पहुंचता है और प्यार से पूछता है, सर, आपने उस रात क्या देखा था? वॉचमैन जवाब देता है कि उसने एक ब्लू कार देखी थी जो बाद में एक तालाब के पास भी नजर आई थी। तालाब का नाम सुनते ही नेदुमरन को एक पुरानी खबर याद आती है। एक ऑटो वाले ने बताया था कि मछलियों के पेट में एक गोल्ड रिंग मिली थी। अब नेदुमरन तुरंत प्रभा से कहता है कि मुझे लगता है कि ये मर्डरर लड़कियों को मारकर उनके लाश को तालाब में फेंक देता है। अब ये लोग तालाब के पास जाकर छानबीन शुरू करते हैं और वहाँ एक लड़की का कपड़ा और एक कंकाल मिलता है। जब वो कपड़े उस लड़की के माँ बाप को दिखाए जाते हैं तो वो कपड़ों को पहचान लेते हैं और इसी कारण वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। खैर, तभी कमिश्नर भी वहाँ आ जाता है जो पहले से नेदुमरन को एमएलए के केस के चलते जानता था। कमिश्नर नेदुमरन से पूछता है, अरे नेदुमरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेदुमरन उसे पूरे केस की डिटेल समझाता है। कमिश्नर नेदुमरन पर पहले से ही ट्रस्ट करता था, इसी कारण वो पूरा केस नेदुमरन के हवाले कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए जो भी जरूरी हो तुम वो कर सकते हो। लेकिन कमिश्नर का बेटा सुदर्शन इस बात से नाराज हो जाता है। कमिश्नर उसे समझाता है और कोशिश करता है कि वो अपने गुस्से को ठंडा करे। खैर, इधर मदी के घर का सोफा टूट जाता है, इसी कारण नेदुमरन उसे एक सोफा वाले का विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि यहाँ से नया सोफा ले लेना। फिर नेदुमरन अपनी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान लगाता है। सबूत इकट्ठा करने के बाद वो कमिश्नर के ऑफिस में सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करता है। अब वो मीटिंग में कहता है कि मुझे एक बात पता चली है कि जितनी भी लड़कियां मिसिंग हैं, उनकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। फोन रिकॉर्डिंग्स और बैंक स्टेटमेंट्स चेक करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने एक फर्नीचर शॉप हनुमान फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा था। नेदुमरन अपने ऑब्जर्वेशन को डिटेल में समझाता है और आगे कहता है कि मैं हनुमान फर्नीचर के ऑनर को फॉलो कर रहा था और मुझे एक अजीब बात समझ आई। जब भी कोई उसकी दुकान से सोफा खरीदता है, वो उस सोफा के अंदर एक सीक्रेट फोन छुपाता है। जब सोफा डिलीवर होता है, वो अपने दूसरे फोन से कॉल करता है और कहता है कि गलती से मेरा फोन सोफा में छूट गया है। फिर वो उसी दिन उस घर जाता है जब घर में कोई नहीं होता और घर के अंदर जाकर वो लड़की के साथ गलत काम करता है और फिर उन लड़कियों को मार देता है। इसके बाद वो इंसान सारे सबूत मिटा देता है ताकि उसके बारे में किसी को कुछ पता न चले। अब पुलिस वाले ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। खैर, इधर हनुमान मदी के घर पहुंचता है क्योंकि मदी ने नेदुमरन के कहने पर हनुमान की शॉप से सोफा मंगवाया था। दूसरी तरफ नेदुमरन को हनुमान के इरादों का पहले ही अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो तुरंत मदी के घर पहुंच जाता है और हनुमान का पीछा करने लगता है, जहां दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। नेदुमरन अपनी पूरी ताकत लगाता है और तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और पुलिस हनुमान को अरेस्ट कर लेती है। अब जेल में हनुमान से पूछताछ होती है और पुलिस को वही गोल्ड रिंग मिलती है जो मछली के पेट में मिली थी।
हनुमान पुलिस को बोलता है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये सब किया है। लड़कियों को मारने का प्लान मेरा था, लेकिन तालाब वाली लड़की को मेरे पार्टनर ने खत्म किया था। खैर, अब अगले दिन न्यूज में एक खबर आती है कि हनुमान ने जेल में खुदकुशी कर ली है। असल में पुलिस ने उसे खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड रिंग देखकर नेदुमरन को मदी की शादी की तस्वीर याद आती है। उस तस्वीर में उसने ये रिंग चंदन के हाथ में देखी थी। ये बात समझते ही नेदुमरन को एहसास होता है कि चंदन ही हनुमान का पार्टनर था। और एक और छुपी हुई बात सामने आती है कि चंदन ने अपने पार्टनर हनुमान को कभी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। इसी वजह से वो मदी के घर गया था। ये सब जानकर नेदुमरन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब वो चंदन से मिलता है, जो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम्हारी बहन मदी विधवा हो जाएगी। इस तरह से चंदन उसे ब्लैकमेल करता है, जिसके चलते नेदुमरन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। पर मदी, जो पीछे ही खड़ी थी, ये सब कुछ सुन लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम सब लोग एक टेबल पर बैठे होते हैं। तभी अचानक चंदन खून की उल्टी करने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मदी ने उसके जूस में जहर मिला दिया था। अब मदी रोते हुए नेदुमरन के पास आती है और बोलती है कि भाई, इस घटिया इंसान के लिए मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, मुझे माफ कर दो। नेदुमरन कुछ नहीं बोलता, बस उसे संभालता है। तभी सुदर्शन वहाँ आता है और उसे सब पता चल जाता है, लेकिन वो मदी को अरेस्ट नहीं करता और उन्हें तसल्ली देता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर मदी और नेदुमरन अपने गांव वापस लौट जाते हैं। अब मदी वहीं अपने ही स्कूल में टीचर बन जाती है और नेदुमरन एक पोस्टमैन की नौकरी करने लगता है। खैर, इस तरह दोनों अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।